आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 3 के नोट्स पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस वीडियो की हेल्प से आप रिवीजन भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 3 है भोजन संग्रह से उत्पादन तक, जिसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बसने की प्रक्रिया। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये पॉइंट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। जैसे मनुष्यों ने पौधे उगाने शुरू किए, वो जानवरों की देखभाल शुरू की, तब के टाइम को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। वैसे तो पहले के लोगों को पता नहीं था कि जानवरों को भी पालतू बनाया जा सकता है, उनसे दूध वगैरह प्राप्त किया जा सकता है। तो हो सकता है कि धीरे धीरे उन्होंने ये सब सीखा हो और आगे चलकर उन्हें ये भी समझ आया हो कि बीजों को उगाया जा सकता है, फिर फसलों को खाया भी जा सकता है। तो एक दिन में तो ये सब कुछ तैयार नहीं हुआ होगा, तो धीरे धीरे ये सब डेवलपमेंट देखने मिला, उससे बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आप में से कई सारों की कमेंट थी कि डिटेल में एक्सप्लेन करो, तो आज हम डिटेल में सब कुछ जानेंगे। तो ये बसने की प्रक्रिया लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुई और ये जो हम भोजन करते हैं वो भी इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। एक बात और नोट कर लेना कि सबसे पहले कुत्तों को पालतू बनाया गया और उसके बाद में नंबर आता है भेड़ का और फिर पालतू बनाया गया बकरी को। पॉइंट सेकंड, ये पहले के पुरास्थल स्थान है जहाँ पर अनाज हड्डियों के अवशेष मिले। बेसिकली पुरास्थल स्थान वो होते हैं जहाँ किसी भी पुरानी वस्तु व इमारतों के अवशेष पाए जाते हैं। ये बॉक्स में जितने भी पुरास्थल बता रखे हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो ध्यान से समझना। तो यहाँ पर पहला पुरास्थल है मेहरगढ़, और मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान में। जैसा कि हमने चैप्टर 2 के मैप में देखा था, वहाँ पर सभी पुरास्थल प्लेसेस के बारे में दिया गया था, तो मैंने उनकी लोकेशन आपको बता दी थी क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पर मेहरगढ़ में आपको किस किस चीज़ों के अवशेष मिले हैं? गेहूँ, जो, भेड़, बकरी और मवेशी। ठीक है। सेकंड जो पुरास्थल है वो है कोल्डी हवा, जो कि है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर आपको मिलते हैं चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े। अब नाउ जो अगला पुरास्थल है वो है महागढ़ा, तो ये भी है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर चावल और मवेशी के अवशेष पाए गए। नेक्स्ट पुरास्थल है गुफक्राल, जो कि है कश्मीर में। यहाँ पर गेहूं और दलहन के अवशेष पाए गए। नेक्स्ट है बुरजहोम, जो है कश्मीर में। यहाँ पर गेहूं, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी के अवशेष पाए गए। चिरांत, जो कि है बिहार में। सब कुछ मैंने आपको मैप में बता दिया है, चैप्टर 2 के नोट्स आप देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो है। गेहूं, हरे चने, जो, भैंस, बैल, इनके यहाँ पर आपको अवशेष देखने मिल जाएंगे। नेक्स्ट पुरास्थल है हल्लूर, जो कि है आंध्र प्रदेश में। देखिए, अगर आपने पहले नहीं देखा तो यहाँ पर भी नोट कर लेना, इन सभी की करंट लोकेशन को ज़रूर ध्यान में रखना। तो हल्लूर जो है वहाँ पर कौन कौन से अवशेष मिले? ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सूअर। नेक्स्ट पुरास्थल है पय्यमपल्ली, तो पय्यमपल्ली है आंध्र प्रदेश में, जहाँ आपको काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी और भेड़, सूअर के अवशेष देखने मिल जाएंगे। और ये सिर्फ कुछ ही स्थान है, बाकी और भी स्थान है जहाँ पर कई सारे पुराने हमें अवशेष मिले हैं। तो बस ये जो यहाँ पर दे रखे हैं उनके नाम आप ध्यान रखना। नाउ पॉइंट थर्ड, शुरुआत में कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले। तो जो पशुपालक है उन्होंने कुछ पशुओं को पाला होगा, फिर उन्हें पता चला कि ये पशु बच्चे भी देते हैं जिससे हम उनकी संख्या को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने पशुओं की देखभाल करना शुरू कर दिया हो। जब उन्होंने फसल बोना शुरू किया हो तो फिर ध्यान आया हो कि इनको एकत्र भी करना होता है, तो फिर एकत्र करने के लिए उन्होंने टोकरियाँ बनाना शुरू कर दिया होगा, या फिर कुछ ऐसे स्थान बनाने शुरू कर दिए होंगे जहाँ पर उस धान को सेफली रखा जा सके। तो आप ऐसी कई चीज़ें सोच सकते हैं जो पहले घटित हो सकती है। अब इसमें एक और पॉइंट है स्थायी जीवन की ओर, जिसे हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थल पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुरजहोम। यहाँ पर आप एक पॉइंट नोट कर सकते हो कि झोपड़ियों और घरों के निशान कहाँ से मिले? बुरजहोम। और बुरजहोम कहाँ पर है? कश्मीर में। यहाँ लिखा है लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते हैं जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। जो भी ये घर बनाते थे, इससे हो सकता है कि वो ठंड के मौसम में खुद को बचाने के लिए ये घर बनाते हो, या फिर जंगली जानवर होते थे उनसे बचने के लिए, या फिर जो धूप धूल होती थी, जो आंधी तूफान चलते थे, उनसे बचने के लिए बनाते होंगे। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। अब जैसा कि देख सकते हैं बारिश
बारिश में तो वो बाहर खाना बना नहीं सकते, तो वो आग जलाकर हो सकता है कि घर में खाना बनाते हो। नीचे लिखा है बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार भी मिले। इनमें से ऐसे कई हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग का माना गया है। मतलब कुछ ऐसे औजार थे जो पहले के टाइम के औजार से ज़्यादा डिफरेंट थे, उसमें कुछ आधुनिकता होगी, इसलिए उनको नव पाषाण युग के काल में माना गया। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पेना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती है। ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद ओखली व मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। मतलब आज भी होता होगा, जहाँ पर आप गांव को विजिट करते होंगे तो गांव में आज भी ये चीजें यूज में की जाती है। तो पहले जो चीजें चलती थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। ऐसे कुछ रीति रिवाज या संस्कृतियां हैं जो शुरू से चलती आ रही है और इनको हम अप्लाई भी करते हैं। यहाँ पर आप पत्थरों को देख सकते हैं, ये कुछ पत्थर हैं जिनको ओखली में यूज किया जाता है, मतलब कुछ चटनी वगैरह पीसने में, जैसा कि आपको पता होगा। नाउ मूव टू पॉइंट 4। पॉइंट 4 में है जनजाति। इस बॉक्स को भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं तभी, वरना हम इसको इतना खींचते ही नहीं। यहाँ पर लिखा है जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं, ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते। यहाँ पर जो जनजाति वर्ड है वो बेसिकली यूज किया है कृषक और पशुपालक समूह के लिए, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पर नीचे लिखा है जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती। इसमें जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। इसमें पौधे जो होते हैं उनकी देखभाल कौन करता है? बच्चे, क्योंकि बच्चे इजीली चिड़ियों को भगा सकते हैं, क्योंकि जो पशु हैं, जो चिड़िया हैं, वो फसलों को नुकसान न पहुंचाए। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन लिखी है महिलाएं फसल दावकर अनाज कुटती पिसती। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने, औजार तथा झोपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ साथ करते। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। हम क्या करते हैं? हम भी तो यही करते हैं। अगर कोई फेस्टिवल आता है तो हम घर को डेकोरेट करते हैं, ऐसे कुछ नए आइटम्स रेडी करते हैं जो हमारे घर को ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर उन्हें विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। जैसे कि आज भी क्या होता है, आज भी तो यही होता है। जैसे कि हमारे घर में हमारे ग्रैंडफादर है, पापा है, मम्मी है, तो उनकी बात हमको माननी पड़ती है। अगर आप ग्राउंड लेवल पर देखें, अगर आप गाँव में रहते हैं तो वहाँ पर एक सरपंच लीडरशिप करता है पूरे गाँव की। अगर तहसील में रहते हैं तो वहाँ पर पूरा तहसीलदार होता है जो पूरे तहसील को संभालता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि जो भी आपका बड़ा लीडर होगा वो वहाँ पर नेता मान लिया जाएगा। तो पहले जो चलता था अभी भी वही चलता है, स्ट्रक्चर तो सेम है। नेक्स्ट पॉइंट है जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानी तथा चित्रकारी भी शामिल है और उनके अपने देवी देवता होते थे। हमारे भी अलग अलग इष्ट हैं, हम किसी और भगवान को मानते हैं, आप किसी और भगवान को मानते होंगे, तो सबके अलग अलग इष्ट होते हैं। तो वैसे भी उनके अलग अलग इष्ट थे। नेक्स्ट पॉइंट है जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती थी। देखो यहाँ पर कुनबे को डेडिकेट किया गया है एक जनजाति के लिए, यहाँ पर एक झुंड के लिए या फिर एक पूरे ग्रुप के लिए, तो जिनका उपयोग सभी एक साथ करते थे। यहाँ पे जितने भी लोग होते थे उस इलाके में तो उनका सब एक साथ यूज कर सकते। इसमें कोई भी अंतर वो नहीं करते थे कि तुम कौन सी जाति के हो या फिर वो किसी अदर जाति का है। यहाँ पर इसमें आगे लिखा है इसमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता, इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न होते थे। जनजातीय समाज जिसे मैंने आपको बताया कृषक और पशुपालकों के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखना। नाउ पॉइंट 5 है मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ की लोकेशन क्या है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में आपका मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ वो स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूं को उगाना शुरू किया। ठीक है, यहाँ पर कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं जिनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां शामिल है। उसके बाद यहाँ भेड़ और बकरियों की हड्डियां ज़्यादा मिली हैं। ज़्यादा यहाँ मवेशियों की हड्डियां मिली हैं, जिससे ये लगता है कि ये लोग मवेशियों को भी पालने लगे थे। मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष में मिले हैं। ये सब बातें आप नोट करते जाना क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एग्जाम में पूछी जाती है, तो ठीक है, तो आप इन्हें ध्यान रखना। इसी मेहरगढ़ में कुछ कब्रें ऐसी मिली हैं जिनमें मनुष्य व बकरी के कंकाल एक साथ में दफनाए गए। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि लोगों को उनके प्रिय जानवर या वस्तु के साथ दफनाया जाता होगा, या फिर बुक में ये लिखा है कि संभव
संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा जाता होगा। यानी अगर मृतक बाद में परलोक सिधारेगा तो वो इन जानवरों को खा सके अपना पेट भरने के लिए। नाउ मूव टू पॉइंट 6, दाउजली हेडिंग। दाउजली हेडिंग है आपका कहाँ पर? असम में। ओके, ये पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर खरल और मसूल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है और संभवतः ये माना जाता है कि ये पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पूरा स्थल से काष्ठाश्म के औजार और बर्तन मिले। काष्ठाश्म क्या होता है? यानी कुछ ऐसी पहले लकड़ी हुआ करती थी जो सख्त होकर कुछ टाइम बाद पत्थर बन जाती थी, उसे काष्ठाश्म कहा जाता था। लास्ट में तुर्की के बारे में बताया गया है। तुर्की में दूर दूर से कई अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को लाया जाता था, जिसमें सीरिया से लाया गया चमकदार पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ शामिल है। देखिए, जिस तरह से एक ही स्थान पर अलग अलग वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं, इससे ये माना जा सकता है कि तुर्की एक व्यापारिक केंद्र हो सकता है। व्यापारिक केंद्र यानी कि जहाँ पर सब लोग अपनी अपनी वस्तुओं को लाएं और उनको बेचें। तो पहले सिक्के वगैरह तो नहीं चलते थे, पर उस टाइम हो सकता है कि वस्तुओं के बदले में वो कुछ उनकी वस्तु देते हो। जैसे कि आप मुझे अपनी भेड़ बकरी दे रहे हो तो उसके बदले में मैं आपको कुछ मेरे ऐसे पत्थर दूंगी जो अधिक चमकदार होंगे। ऐसे कुछ खरीदते होंगे पहले, जैसे आर्ट्स वगैरह बनती होगी तो उसके लिए। अब एक और बात नोट करना कि इस टाइम पर कोई भी पहिए वाले वाहन का उपयोग होना शुरू नहीं हुआ था। अब पहिए वाले वाहन का उपयोग नहीं हुआ तो जब भी उनको सामान उठाना था तो वो किसका इस्तेमाल करते? जानवरों का। तो जानवरों पर अपना सामान लाद कर वो अपना काम चलाते। अब इसमें लास्ट 2 इंपॉर्टेंट डेट है। बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुआ, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। वह सेकंड डेट है, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले शुरू हुआ। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर के सभी पॉइंट्स को कवर कर लिया है एंड ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो।